लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था जिमी आर्गनो वेल्टन से शॉर्टमैनशिप की ट्रेनिंग लेता है और मैच के बाद का साथ साथ शॉर्टमैन के बाद में भी आगे बढ़ता है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वेल्टन हाउस होल्ड की सिग्नेचर टेक्निक सीख जाता है जिसे कहते हैं द वॉइड सेवर। इसका यूज करके वो अपनी शॉर्ट से स्पेसेस तक को काट सकता है। देन उससे मिलने आता है मैजिकल सोसाइटी का 7th एल्डर जिफ्रीड। जिमी जिफ्रीड के साथ मैजिकल सोसाइटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसको क्राउन ऑफ ओमनिशियंस पहनने का मौका मिल सके। वो रास्ते में एक जगह ऑक्शन में रुकता है क्योंकि उसको पता चलता है कि उसके 3 सेक्रेट मैजिकल आर्टिफैक्ट में से एक यहाँ पर ही मौजूद है। वो सबसे ज्यादा बोली लगा के ऑक्शन जीत जाता है बट तभी उसका आर्टिफैक्ट को चोरी कर लेता है। उसको पता चलता है कि कुछ एल्फ्स ने उसके मैजिकल आर्टिफैक्ट को चोरी कर लिया है। वो जिफ्रीड के साथ उन लोगों से फाइट करता है बट तभी आता है उन एल्फ का लीडर हान जो कि काफी पावरफुल होता है। लेकिन जिमी उन लोगों से बात करके सब चीज सुलटा लेता है और अपना मैजिकल आर्टिफैक्ट वापस ले लेता है क्योंकि हान को पहले से ही जिमी के बारे में पता था। और तभी खुलासा होता है कि हान भी बेरियल का दोस्त है और फ्रंटियर का पार्ट भी। तभी वहाँ पर डेरियस आ जाता है और उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। डेरियस एक कॉम्बैट एक्सपर्ट है जिसको कि आज तक अंडरग्राउंड फाइट में कोई भी हरा नहीं पाया है। जिमी भी उस लड़ाई में पार्ट लेता है और ग्रेमिया को एक्टिवेट कर लेता है। अब आगे डेरियस खड़े खड़े ही सारी जगह की ब्यौरा ले लेता है क्योंकि उसकी एबिलिटी होती है स्पेस रिकॉग्निशन जिसमें कि वो आसपास की पूरी जगह को डिटेक्ट कर सकता है और उनके आर पार भी देख सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अंधा है। तभी वो उनके ऊपर रश कर देता है। जिफ्रीड वहाँ से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है और डेरियस के पंच को डॉच कर लेता है। तभी कहीं से हान टपकता है और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है स्पीयर ऑफ हेवनली आर्ट्स 100 स्टेप्स। बट डेरियस उसके अटैक के बीच से होते हुए उसके पास पहुंच जाता है और हान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। बट तभी जिफ्रीड एक स्पेल का यूज करता है मैनिपुलेटिंग स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स जिसकी वजह से हान बच जाता है और वो अटैक सीधा डेरियस के आके लगता है। तभी जिमी ग्रेमिया की एबिलिटी का यूज करता है 5 लेयर्ड फॉल जिसकी वजह से वहाँ का पूरा स्पेस ही चेंज हो जाता है। तभी जिफ्रीड भी एक अटैक करता है वैक्यूम प्रेस जिसकी वजह से डेरियस के आसपास जितना भी प्रेशर होता है वो एक ही पॉइंट पे काफी ज्यादा कंप्रेस होने लगता है। तभी डेरियस अपनी कोई स्किल का यूज करता है और उसके अंदर से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है। तभी जिमी ग्रेमिया का यूज करके बॉटमलेस वॉइड बना लेता है और इसी वजह से डेरियस की पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। हाँ लिटरली खिसक जाती है। डेरियस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जिमी बार बार स्पेस को मैनिपुलेट कर रहा है जिसकी वजह से डेरियस अपनी स्किल का यूज नहीं कर पा रहा है जो कि होती है स्पेस रिकॉग्निशन। तभी जिमी को अटैक करने के लिए वहाँ से कूद जाता है और वो काफी तेजी के साथ जिमी के पास पहुंच जाता है। जिमी भी उसको देख लेता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने ये मूव एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी डेरियस का पंच उसके कनेक्ट हो जाता है और वहाँ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। सब लोग जिमी के लिए डर जाते हैं लेकिन तभी हम लोगों को दिखता है कि असलियत में क्या हुआ होता है। हम लोग को दिखती है डेरियस की शक्ल जिसमें बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कैसे तुमने ये कैसे किया? जिमी कहता है सरप्राइज हो गए हाँ, लेकिन अगर तुम सच्चे मास्टर ऑफ कॉम्बैट हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम लोग देखते हैं उसका पंच सीधा जिमी के कनेक्ट हुआ होता है लेकिन जिमी को एक खरोसक नहीं आती। हम लोग को पता चलता है वो अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज कर रहा होता है जो कि होता है स्टाउटनेस और उसी मैजिकल आर्टिफैक्ट की वजह से उसको दुनिया के सारे फिजिकल अटैक से प्रोटेक्शन मिल जाती है। हाँ मतलब उसके ऊपर कोई फिजिकल अटैक वर्क ही नहीं करेगा। क्या ही वो पावर बंदा है। वो अपने इस पावर को अपने स्वॉर्ड में जोड़ने की कोशिश करता है और वो वर्ड सेवर का यूज करता है लेकिन ये आम वर्ड सेवर नहीं होती। इसने उसको स्टाउटनेस से इनहेंस कर दिया है लेकिन वो अटैक काम नहीं करता जिसकी वजह से ऐसे ये होती है क्योंकि वो वर्ड सेवर का यूज तो कर सकता है लेकिन उसने अभी उसको मास्टर नहीं किया है। इसी वजह से वो शायद उसको इनहेंस नहीं कर पाया। तभी वो मॉडिफाइड 1000 सीज का यूज करता है पर डेरियन उसके अटैक को रोक देता है। हाँ वो उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है और सिर्फ इतना ही नहीं वो पूरे ग्रीमिया को ही नलिफाई कर देता है। अब लड़ाई खत्म हुई। जिमी को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस बंदे ने इतना सब कुछ अपने सिर्फ रोस्टेन से ही कर दिया। तभी हान और जिफ्रीड भागते हुए जिमी की ओर आते हैं। लॉर्ड जिमी क्या आप ठीक हैं? तभी वो बंदा हंसता है और कहता है हम लोग कितनी छोटी दुनिया में रह रहे हैं। मैं आपसे मिलकर खुश हुआ जिमी वेल्टन। मैं आपके ग्रैंडफादर का पुराना दोस्त हूँ। सब लोग उसके बात सुनकर चौंक जाते हैं। आए ये क्या हो गया? हाँ जिमी भी स्पीचलेस होता है। उसकी शक्ल देखो। डेरियन बताता है कि वो करीब आज से 10 साल पहले एक पब में कैरविल वेल्टन से मिला था। वो जगह काफी खतरनाक फाइटर से भरी हुई थी लेकिन जब हम लोग एक दूसरे को मिले तो पहली ही नजर में एक दूसरे की स्ट्रेंथ का लेवल समझ गए और उस दिन के बाद से ही हम लोग रोज ही स्पारिंग करने लगे। लेकिन जब भी वो मुझसे फाइट करता था वो अपनी एक टेक्निक का यूज नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। काफी सालों पहले वो लोग फाइट करने के बाद एक जगह बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तब डेरियन कैरविल वेल्टन से उसकी टेक्निक दिखाने को कहता है। कैरविल वेल्टन कहता है मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत भी है क्योंकि
मैं अपनी ये टेक्निक अपने ग्रैंडसन के लिए बचा के रख रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपने बलबूते पे इतने आगे जा सकता है तो उसको मेरी टेक्निक की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बैकअप प्लान रखने में क्या ही दिक्कत है। अगर मैं उसे ये नहीं सिखा पाया तो तुम सिखा देना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। इस टेक्निक को कहते हैं स्काई ओपनर और उसको ये करके दिखाता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, या तो इसको वर्ल्ड सेवर का बहुत ही ज्यादा एडवांस वर्जन कह सकते हैं। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टाइम में भी डेरियन ये सब करके दिखाता है। सब लोग वो टेक्निक के इम्पैक्ट लेकर चौंक जाते हैं। डेरियन बताता है जिमी तुम्हारे ग्रैंडफादर इस टेक्निक के साथ ग्रैंड मास्टर के लेवल पे पहुंच गए थे। हालांकि ये बात कभी भी पब्लिक नहीं की गई। जिमी ये बात सुनकर चौंक जाता है। ग्रैंड मास्टर? क्योंकि ग्रैंड मास्टर एक ऐसा लेवल होता है जो कि फिजिकल बैटल पावर की लिमिट होती है। मतलब यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा नियरली इम्पॉसिबल है और उसके परे तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि यही है वो एब्सोल्यूट फिजिकल स्ट्रेंथ। ये रैंक सिर्फ और सिर्फ ब्लेजर को ही मिला है, जो कि रा का प्रीस्ट है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। टेरिक्स वो तो इस टाइटल को अचीव नहीं कर सके, लेकिन वो उसके क्लोज जरूर हैं। इस लेवल पे आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका। डेरियन कहता है तो बताओ इस अटैक को देखने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? जिम्मी कहता है पता नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, अगर मैं स्वॉर्ड्समैन के पाथ में चलता रहता हूँ तो मैं आखिरकार ग्रैंड मास्टर के लेवल पे पहुंच ही जाऊंगा और फिर मैं सारी चीजों को उनके ही नजरिए से देखूंगा। डेरियन कहता है अच्छा जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तब तुम काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके होगे। हान कहता है एक सेकंड, लेकिन तुम तो हम लोगों को मारने आए थे ना? जिफ्रिड कहता है अबे बावला हो गया है क्या? डेरियन कहता है अभी मेरा मूड अच्छा है क्योंकि अभी मैं अपने दोस्त के ग्रैंडसन से मिला हूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। ये लोग सील को तोड़ के बेहमोद को आजाद करने के बारे में कुछ कह रहे थे और ये लोग बेवकूफ भी हैं, तो मुझे इनको हीलिंग करने का नाटक करना चाहिए और इनको बेवकूफ बनाना चाहिए ताकि मैं आगे चल के इनका फायदा उठा सकूं। और वो ऐसा ही करता है, लेकिन वो हीलिंग करते करते कुछ और भी करता है। वो एक बंदे के दिमाग के अंदर जाता है। हान कहता है ओ तो तुम एक हीलिंग स्पेल को कास्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जिमी कहता है अगर तुम सही में मेरे लिए ग्रेटफुल हो तो मैं भी बेमौत को देखना चाहता हूँ। तभी वो बंदा जिसके दिमाग में डियाब्लो गया होता है वो कहता है श्योर, लेकिन ये चीज वो बोलना नहीं चाहता। फिर भी उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही बातें निकल रही होती हैं। वो मन में तो जिमी को मना कर रहा होता है, बट उसके मुंह से निकलता है बिल्कुल तुम चल सकते हो बेहमोत, मैं आ रहा हूँ। और ये सब होता है जिमी के माइंड कंट्रोलिंग स्पेल की वजह से। ब्रा कहती है लेकिन कैप्टन एलेक्स का क्या होगा? क्या उसने रिपोर्ट किया? तभी कैप्टन अपने पास से एक बॉल निकालता है और एलेक्स से बात करने लगता है। तभी जिमी को उस बॉल के अंदर से बेना की भी आवाज आती है। वो कहता है आखिरकार बेना वहाँ पर क्या कर रही है? हम लोग देखते थोड़े घंटे पहले का सीन जहाँ पर बेना जिमी को ढूंढ रही होती है। तभी उसको किसी की आवाज आती है। उसका हथौड़ा कहता है वो एक एल्फ की रोने की आवाज थी। आखिर तुम एक वलकारी होने के बाद भी एल्फ की रोने की आवाज कैसे नहीं पहचान पाई? बेना समझ जाती है कि ये वो ऑक्शन वाले ही एल्फ्स हैं। वो फेलियन से मदद मांगती है। देन वो कहीं पे पहुंच जाती है और उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और ये वही वक्त था जब जिमी ने उसकी आवाज सुनी थी। वो कहती है आखिर तुमने उन एल्फ्स को कहाँ छुपा के रखा है? वो लड़की जवाब देती है ये लाइन तो मेरी थी। तभी उसके ऊपर पानी गिरता है, लेकिन वो रियलाइज करती है अभी बारिश तो हो ही नहीं रही है, तो ये पानी कहाँ से आया? वो जब अपने ऊपर देखती है उसके ऊपर होता है एक बहुत ही बड़ा बीस्ट। तभी बेना पावर अप करती है और उस बीस्ट पे अटैक कर देती है एंड उसके सर पे एक जोरदार हथौड़ा मारती है। वो बीस्ट एक अटैक में ही ढेर हो जाता है। वो लगातार फिलियन से ही बात कर रही होती है। एलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़की कौन है और ये हथौड़े से क्यों बात कर रही है और आखिरकार इसने इतने बड़े बीस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में कैसे हरा दिया। तभी बेना एल्फ के पास पहुंच जाती है और उनको खोलने की कोशिश करने लगती है, बट वो उसको नहीं खोल पाती। तभी वहाँ पर एलेक्स आती है और मैजिक यूज करके उस लॉक को खोल लेती है और बेना को अब समझ में आता है कि वो उसके साइड है। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है बेल उन लोगों को खत्म कर दो। तभी एक बंदा बेना के ऊपर रश कर देता है और उसका अटैक बेना ब्लॉक कर लेती है, बट वो अपनी जगह से पीछे खिसकने लगती है। बेना समझ जाती है कि ये बंदा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत डर भी रही होती है। तभी कोई उस बंदे के ऊपर एक स्पेल का यूज करता है डेटोनेशन, और आप तो समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। जिमी कहता है क्या यार बेना तुमने इतनी सारी ट्रेनिंग की और उसके बाद भी तुम इस चूजे के सामने टिक नहीं पा रही हो। चलो मैं इन बेवकूफों को संभाल लूंगा, तुम यहाँ से एल्फ्स को लेके निकलो। बेना हमेशा की तरह वही बातें बोलती है कि मैं आपको पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। डियाब्लो कहता है अपना मुंह बंद रखो और जो मैंने कहा है वो करो। वो ऐसा ही करने लगती है। वो जो आदमी ने उस बंदे को ऑर्डर दिया था वो वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते कह रहा होता है एमरेट हेयर कलर और ऊपर से तुम मेज हो, तुम कहीं वेल्टन तो नहीं? जिमी कहता है अरे यार सब लोग मुझे पहचान ही जाते हैं। तभी वो बंदा जमीन पर गिर जाता है। जिमी कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। मैं तुम्हें दूंगा लिवाइथन की एनर्जी का पार्ट बनने का एक मौका। देन वो उसकी पूरी पूरी एनर्जी को सोख लेता है। हम लोग देखते हैं एल्फ बेना को लेकर बरा के पास पहुंच जाती है। बरा एल्फ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बेना का शुक्रिया अदा करने लगती है। देन उसके हेयर कलर को नोटिस करती है और कहती है एक सेकंड तुम एक वल्गारी हो? नहीं, तुम वही वल्गारी प्रिंसेस हो जो कि काफी सालों पहले खो गई थी। आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब 10 साल पहले मिसिंग हो गई थी।
थी। उसके बाद से सबको ये लगने लगा कि आप मर गई हैं, लेकिन अब जिंदा हैं। आपको मेरे साथ फॉरेस्ट में वापस जाना चाहिए, हमारे लोग अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और कहता है बहुत हुआ, मेरे सबॉर्डिनेट को अकेला छोड़ दो। ब्रा कहती है ये वल्गारी प्रिंसेस है और एक ह्यूमन चाइल्ड को हम लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी वहाँ पर हान आता है और दोनों की बहस को शांत कराता है। वो कहता है हम लोग अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, हम लोगों का एक मिशन है। ब्रा, एलेक्स, इन एल्व्स को उठाओ और हमारे टेम्परेरी बेस में ले चलो। जिमी बेना को उसके साथ में आने को कहता है, बट ब्रा जाने से पहले बेना को एक मैजिकल आर्टिफैक्ट देती है जिससे कि वो ब्रा से कांटेक्ट कर सकती है। ब्रा कहती है जब भी तुम्हारा मन अपनी फैमिली से मिलने का कर जाए तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। बेना उस क्रिस्टल की ओर देख रही होती है, क्या मेरी फैमिली? देन कुछ टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर सारे लोग वॉल्केनो के ऊपर खड़े होते हैं और जिमी बेमौत के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है मैं जितने टाइम भी वॉइड में कैद था, काफी लंबे टाइम तक मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था। बेमौत, आखिर वो वक्त आ ही गया। तभी वो लोग बेमौत को आजाद कर देते हैं और तभी वॉल्केनो में काफी बड़ा से इरप्शन होता है और काफी जोर की आवाज भी आती है। आखिर मुझे नींद से उठाने की किसकी हिम्मत हुई? मैंने उस औरत के साथ एग्रीमेंट किया था, कौन है वो जिसने मुझे उठाया? तभी वो वहाँ पे स्पॉन होता है और हम लोग देखते हैं वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं होता बल्कि एक बच्चे की फॉर्म में होता है। हाँ, क्यूटी पाए। सब लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या ये वही है जिसको हम लोगों ने सम्मन किया है? वो कहता है क्या रेवलेशन का डे आ गया? हान कहता है कौन सा दिन? हम लोग तो आपसे मदद मांगने आए थे। बेमौत कहता है तो तुम्हें रेवलेशन के बारे में नहीं पता और उसके बाद भी तुमने मुझे नींद से डिस्टर्ब कर दिया। तुम्हें मुझे इस इवेंट के सिर्फ और सिर्फ 66 साल बाद ही उठाना था। क्या उस वुमन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, बेमौत तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वापस आ चुका हूँ। बेमौत जैसे ही जिमी को देखता है वो खुश हो जाता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू भी निकलने लगते हैं। उसके कानों को जोर जोर से खींचने लगता है। बेमौत कहता है मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? जिमी कहता है इन लोगों को कुछ भी मत बताना, मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा हूँ, तो इन लोगों के सामने हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते। बेमौत उसकी बातों को समझ जाता है। देन जेफ्रेड जिमी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, बट जिमी जाते आते बेमौत से कहता है मेरे लिए इंतजार करना, मैं रात में यहाँ पे वापस जरूर आऊंगा। देन तभी सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं बिल्कुल दूसरी जगह का सीन और वहाँ पर रात हो रही होती है और आसमान भी दूसरे ही कलर का होता है। वहाँ पर एक क्रिएचर होती है जो कि कहती है तो तुम उठ ही गए बेमौत। उसके साथ में एक बंदा होता है, वो उसे कहती है बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था। हम लोग देखते हैं बेना का सीन। बेना अपनी फैमिली के बारे में सोच रही होती है, क्या मेरी सच में फैमिली है? लेकिन मास्टर भी तो मेरी फैमिली है, उन्होंने ही तो मेरी जान बचाई थी। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही होती हैं। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। बेना जैसे ही जिमी को देखती है वो क्रिस्टल बॉल को छुपा लेती है। बेना कहती है ओ हाँ, तो हम लोग कल यहाँ से निकलने वाले है ना? जिमी कहता है हम लोग नहीं, सिर्फ मैं। अब ये वो टाइम है जब हम दोनों अलग होंगे। बेना उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। बेना कहती है क्या? लेकिन ऐसा क्यों? क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ? क्या मैं आपके ऊपर बर्डन हूँ? उसके दिमाग में बस वही बातें चल रही होती हैं कि उसने मास्टर को डिसअपॉइंट कर दिया है। जिमी कहता है जाओ और अपने लोगों से मिलो, तुम अपने लोगों के पास वापस जाओ और उनसे सीखो कि वल्कायरी की रियल पावर्स को यूज कैसे करते हैं। बिना आनाकानी करती है मास्टर, लेकिन मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? जिमी कहता है मैंने जितना कहा है उतना करो और मुझे पता है तुम उस एल्फ से बात कर सकती हो, सो अभी के लिए गुड नाइट। देन वो वहाँ से चला जाता है। बेना कहती है आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिमी भी खुश होता है क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया। बेना रो रही होती है, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी और जब मैं आपसे मिलने वापस आऊंगी तब मैं आपकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलाय बनूंगी। तब हम लोग देखते हैं डियाब्लो वॉल्केनो में पहुंच चुका होता है। डियाब्लो कहता है बेमौत मैं वापस आ गया जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। बेमौत कहता है डियाब्लो। तभी डियाब्लो बेमौत को पिच्चा कर देता है और कहता है डियाब्लो नहीं, मास्टर डियाब्लो, तुम भूल गए क्या? तभी बेमौत को भरोसा हो जाता है कि ये बच्चा डियाब्लो ही है। हालांकि ये डियाब्लो से अलग तो दिखता है लेकिन इसकी हरकतें पूरी तरीके डियाब्लो की तरह ही है। डियाब्लो बेमौत से पूछता है जब मैं यहाँ पे नहीं था उधर टाइम में यहाँ पर क्या हुआ? हम लोगों को पता चलता है कि डियाब्लो के जाने के बाद उसके बेस को उसकी प्रेजेंस सुनना बिल्कुल ही बंद हो गई थी। वॉइस सरपंच यमंगडा ने कहा था बेमौत हमारे मास्टर जरूर वापस आएंगे, तब तक लिए हम लोगों को 12 वॉट से छुपना होगा और मास्टर के वापस आने का इंतजार करना होगा। बेमौत एक लार्ज वॉल्केनो के बॉटम में छुप गया लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था। वो सारा टाइम बस रोया करता था। हाँ, वो जो बार बार वॉल्केनो इरप्शन होती थी ना, वो उसी के रोने की वजह से होती थी। और तभी वहाँ पर मिस्टीरियस एल्फ आई जिसने की बेस को एक ऑफर दिया कि वो उसको गहरी नींद में डाल देगी ताकि बेमौत को वापस से लोनलीनेस का सामना नहीं करना पड़े और बदले
में जब सही वक्त आएगा तब वो फ्रंटियर की मदद करे। बेमौत उसकी बात मान जाता है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा स्मॉल भी हो गया और उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो गई। हाँ ऑब्वियसली ये उसकी ट्रू फॉर्म नहीं है। जिमी पूछता है तो फिर योर मंगटर का क्या हुआ, क्या तुम्हें पता है? बेमौत कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन वो जहाँ भी होगी जिंदा होगी और मुझे ब्लैक के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है कि नहीं। जिमी कहता है अरे हाँ तुम दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज थे। तभी वो ब्लैक को समन कर देता है। बेमौत जैसे ब्लैक को देखता है वो उसको गले से लगा लेता है। जिमी कहता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम फ्रंटियर के मेंबर्स के साथ जाओ और इस नाम के पर्सन को ढूंढ के निकालो। बेमौत खुश हो जाता है, क्या बात है, मैं मिशन का ही तो इंतजार कर रहा था। जिमी कहता है एक और चीज, एक लड़की का नाम बैना है, वो तुम्हें कंपनी करेगी, वो मेरी ही फॉलोअर है और तुम्हारी कमांड इन आर्म्स, उसका अच्छे से ख्याल रखना। जिमी सोच रहा होता है एक वक्त आएगा जब हम लोगों को एक ही वॉर में साथ में लड़ना पड़ेगा बैना, तब तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा कि मैं बटरफील्ड में तुम पे ट्रस्ट कर सकूं। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जिफ्रिड क्रिल के पास गया होता है और उसको दी हार्ट ऑफ शैडो लैम्प दे देता है। क्रिल भी जिफ्रिड को उसका आइटम दे देती है। जिमी जैसे उस आइटम को देखता है वो कहता है क्या ये फ्रैगमेंट ऑफ आयन है? जिफ्रिड कहता है ओह तो तुम इसके बारे में जानते हो, ये आयन नाम का एस्ट्रॉइड का एक छोटा सा फ्रैगमेंट है, इसके अंदर जो माना है वो नॉर्मल माना से 2000 गुना ज्यादा पावरफुल है। जिमी उससे पूछता है आखिर तुम इसके साथ करोगे क्या, लेकिन जिफ्रिड उसको नहीं बताता। ये कहता है कि ये एक सीक्रेट है, जिसकी वजह से जिमी को गुस्सा आने लगता है। तभी क्रिल जिमी से कहती है बच्चे मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम यहीं पर ही रुकना और जिफ्रिड तुम यहाँ से भाग जाओ। जिफ्रिड पूछता है आखिर इसको कैसा काम है? जिमी इस बार उसी गदा उसी पर ही खेल देता है। वो कहता है तुमसे मतलब ये एक सीक्रेट है। जिफ्रिड वहां से चला जाता है। क्रिल कहती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, मुझे शैडो रेल्म में ले चलो। वो शैडो रेल्म का गेट खोल देती है। वो शैडो रेल्म का गेट खोलने की जितनी भी प्रिपरेशंस होती हैं वो सभी को रेडी कर लेती है। जिमी कहता है तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वो कुछ स्पेल्स पढ़ता है। द अदर वर्ल्ड बैक साइड ऑफ दिस रेल्म, अ पोजीशन ऑफ लाइट, डार्कनेस विद इन द शैडोज, अलाउ मी टू एंटर थ्रू द गेटवे। तभी वहाँ पर शैडो रेल्म का गेट खुल जाता है। क्रेन वहाँ पर भागी भागी जाने लगती है। तभी जिमी उसको ब्लैंक चेक वापस कर देता है, वही ब्लैंक चेक जिससे वो ऑक्शन में पेमेंट करने वाला था। और वो जैसे उसको ब्लैंक चेक वापस करता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोल्स टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका इफेक्ट जिमी पर नहीं होगा। और वो बताता है कि रूलर की परमिशन के बिना तुम शैडो रेल्म में एंटर नहीं कर सकती। देन वो शैडो रेल्म में चला जाता है। हम लोग देखते हैं उसके सामने होती है शैडो क्वीन बर्नस। वो कहती है ये एनर्जी, ये पावर, तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए डियाब्लो वॉलपेर। देन हम लोगों को बताया जाता है कि बर्नस डियाब्लो से कैसे मिली। काफी सदियों पहले एक बार बर्नस ह्यूमन रेल्म में आई थी और तब डियाब्लो ह्यूमन की तरफ से 12 गॉड्स के सामने खड़ा था। हालांकि वो 4th ग्रेट वॉर में हार गया और उसके सारे साथी भी मारे गए, बट बर्नस ने डियाब्लो को शैडो रेल्म में रहने की इजाजत दी ताकि वो गॉड्स की नजरों से बच के रहे और डियाब्लो को उसके डार्क वर्ड का एक पार्ट यूज करने की इजाजत देती और ऐसे डियाब्लो की न्यू पावर अनलॉक हुई, उसका डार्क माना। बर्नस कहती है मैंने तो ये सुना था कि गॉड्स ने तुम्हें मार दिया है, लेकिन तुम अब मेरे सामने आके खड़े हो गए, लेकिन तो काफी ज्यादा छोटे लग रहे हो। डियाब्लो बताता है कि वो मरा नहीं था बल्कि एक जगह पर कैद था और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो इस बॉडी में इनकार्नेटेड हो गया था। बर्नस कहती है ओह अच्छा, वैसे तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो? डियाब्लो बताता है यहाँ पर कोई है जो कि तुम्हारे रेल में आना चाहता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिमी वापस से मॉडर्न रेल में आ चुका होता है और वो क्रिल को बताता है वो मान गई है, तुम पोर्टल के अंदर जा सकती हो। क्रिल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पोर्टल के अंदर चली जाती है। वो जाने से पहले कहती है मैंने शॉप के काउंटर में तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट भी रखा है, उसे कहते हैं द स्टाफ ऑफ एवेलन। वैसे मुझे पता है ये तुम्हें पसंद आने वाला है क्योंकि ये उस मैजिकल स्टोन से बना है जो कि लेक टैलिंग में मिला था। लेक टैलिंग वर्ल्ड के 6 फॉरबिडन वंडर्स में से एक है। इस लेक के सेंटर में एक भंवर है जिसमें कि बहुत सारा माना है, लेकिन आज तक इसके सेंटर में कोई पहुंच नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर जो भंवर है वो एक अननोन सब्सटेंस रिलीज करती है जो कि ह्यूमंस की बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है और उस सब्सटेंस की वजह से ह्यूमंस को मिस्टीरियस इलनेस हो जाती है। जिमी कहता है ये स्टाफ तो काफी ज्यादा महंगा है, तो आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? वो बताती है जब मेरी बेटी फ्रेंड की मौत हुई थी तब वो तुम्हारी एज का था। जिमी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। देन क्रिल अपने बेटे से रियूनियन करने के लिए अंदर चली जाती है। जिमी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वो कहता है इस पोर्टल की दूसरी तरफ तुम जो भी देखोगी वो सिर्फ और सिर्फ डेड का ही इल्यूजन होगा। देन वो वहाँ से बाहर निकल आता है। वहाँ पर उसको मिलता है जिफ्रिड। देन वो लोग सेंटर मैन छोड़ने के लिए निकलने लगते हैं। हम लोग देखते हैं तो हफ्ते बाद का सीन। यहाँ पर जिमी और जिफ्रिड हवा में होते हैं और उनके नीचे होती है मैजिकल सोसाइटी। ये पूरी जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मैजिकल सील भी लगी है। जिमी पूछता है आखिर ये सील क्या करती है, बट जिफ्रिड अभी उसको बताने के लिए मना कर देता है। देन जिफ्रिड उसको एक मैप देता है और वो एल्डर काउंसिल में जिमी के बारे में बताने के लिए चला जाता है और तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एक लड़की को जो कि काफी तेजी में भागी जा रही होती है और ये फिनिक्स अकेडमी की एक स्टूडेंट होती है। इसका नाम होता है एन। तभी उसको जिमी दिखता है। उसको लगता है वो भी अकेडमी का एक नया स्टूडेंट है एंड यहाँ पे भी वो खो गया है। तभी वो जिमी के पास पहुंच जाती है। वो
वो उसके कंधे पर हाथ रखती है, बट जिमी उसको घूरता है, जिसकी वजह से अन घबरा जाती है। जिमी पूछता है क्या हुआ, काम बताओ, बट अन कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो अभी तक जिमी की वाइफ से घबरा रही होती है। न जिमी वहाँ से निकलने लगता है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता है तुम नए स्टूडेंट हो और यहाँ पे खो गए हो, अब जल्दी चलो, ओरिएंटेशन सेरेमनी स्टार्टिंग होने वाली है। और वो जबरदस्ती जिमी को लेकर घसीट के चली जाती है। जिमी के पास भी कुछ काम नहीं था, इसी वजह से वो भी उसके साथ चला जाता है। देन वो लोग ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं और चारों तरफ बच्चे ही बच्चे होते हैं। एंड जिमी से बात कर रही होती है और वो जिमी को यहाँ पर एक्सेप्ट होने के लिए कांग्रेट्स भी करती है। जिमी उसको बता ही रहा होता है कि वो कोई स्टूडेंट नहीं है, बट एन वहाँ से बहुत ही जल्दी में निकल जाती है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है, तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये होता है लेनन, हाँ साइमन का छोटा बेटा। पर जिमी उसको नहीं पहचान पाता। लेनन सोच रहा होता है क्या ये मुझे नहीं जानता? उस दिन इसने जो भी मेरे साथ किया था, उस दिन के बाद से मुझे अब तक बुरे सपने आते हैं। सब कुछ बहुत ही बढ़िया जा रहा था, फादर भी मेरे ऊपर ध्यान देने लगे थे और उन्होंने इसी वजह से मुझे अकेडमी में भेजा, लेकिन यहाँ पर जिमी भी है, तो क्या मुझे इससे कम्पीट करना होगा? जिमी कहता है तुमने सुना नहीं क्या? मैंने पूछा तुम कौन हो? लेनन अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिमी कहता है साइमन, अच्छा हाँ तुम साइमन के चूजे हो, अच्छा याद आया। वो सोच रहा होता है मैंने साइमन से कहा था कि इस लड़के में अच्छा खासा पोटेंशियल है और वो अभी सही रैंक 3 का मेस बन गया है, जो कि इसकी एज के हिसाब से बिल्कुल ही ठीक है। लेनन कहता है अब मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम यहाँ के नए स्टूडेंट हो। जिमी कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी वहाँ पे जिफ्रीड आ जाता है, जो कि कहता है लॉर्ड जिमी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने आपको हर जगह ढूंढ लिया था। तभी अन जिफ्रीड को देख लेती है और जिफ्रीड की ओर भागने लगती है, बट इससे पहले कि वो जिफ्रीड के पास पहुंच पाती, जिफ्रीड जिमी के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। लेनन अभी भी चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एन कहती है क्या तुम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो जो कि मास्टर जिफ्रीड के साथ था? लेनन कहता है तो क्या तुम उसको सच में नहीं जानती? वो लड़का जिमी वेल्टन है, जिसकी सबके सब लोग तारीफ किया करते हैं और ग्रेटेस्ट टैलेंट ऑफ मैनकाइंड कहते हैं। वो कहती है ओ अच्छा तो वो जिमी है। एक सेकंड, क्या वो सच में वो जिमी है? देन हम लोग देखते हैं कॉन्फ्रेंस रूम का सीन, जहाँ पर सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। फोर्थ एंटरटेनमेंट कहते हैं तो वो आखिरकार यहाँ पर आ ही गया, इस कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट प्रोडिजी। थर्ड एल्डर कैरफिन कहता है वो सब बातें सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स ही हैं, सब सिर्फ और सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं, इसमें कुछ भी सच नहीं है। सिक्स्थ एल्डर अबलाड कहती है एक्चुअली में तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए हो क्योंकि एक 10 साल का बच्चा मैजिक भी तुमसे ज्यादा बेहतर है। फिफ्थ एल्डर ल्यूक कहता है लड़ाई झगड़ा बंद करो और शांत हो जाओ। एबेल कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। एक वाइकिंग जैसा एल्डर कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि हमारे गेस्ट के ऊपर हमारा खराब इंप्रेशन जाए। मार्कस कहता है वो यहाँ पर आ गया है। हम लोग देखते ही जिमी वहाँ पर आ चुका होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। सब लोग जैसे उसको देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। उसको देखते सब लोग समझ जाते हैं कि ये कम से कम रैंक 6 का है। जिमी भी उन सबको देखकर समझ जाता है कि वो सभी के सभी जिमी से ज्यादा पावरफुल हैं, सिवाय एक को छोड़ के। एंड वो होता है थर्ड एल्डर कैरफिन। वो जिमी से चिढ़ रहा होता है। मार्कस कहता है ओ जिमी अब तुम कितने बड़े हो गए हो? जिमी कहता है आपकी माना ब्रीदिंग टेक्निक ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की थी, आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मार्कस कहता है मैंने सुना है कि तुम तलवारबाजी भी कर लेते हो, तुम तो बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड हो। जिमी कहता है हाँ वो तो है, मैं आपसे कभी स्पारिंग भी करूंगा। कैरफिन कहता है मेजर्स पढ़े लिखे लोग होते हैं और तलवारबाजी बेवकूफों के लिए होती है। जिमी कहता है अपनी जुबान पे लगाम दो क्योंकि मेरे फादर भी तलवारबाजी करते हैं और वो उसके बावजूद भी ग्रेट है। कैरफिन कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, बट जिमी लगातार उसको सुनाता जा रहा होता है। वाइकिंग वाला बंदा स्माइल करते हुए कहता है इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप शांत हो जाइए, उसका वो मतलब नहीं था। और ये बंदा होता है ऑफन फर्स्ट एल्डर। पूरे किंगडम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑफिशियल रैंक 8 के आर्क मेजेस हैं और ये बंदा उन्हीं में से एक है। ये है द मेज ऑफ द स्काई। कहा जाता है कि ये वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है। वैसे मैं तुम्हें सोसाइटी में घर देना चाहता हूँ और साथ ही साथ एक पर्सनल लैब भी देना चाहता हूँ ताकि तुम वहाँ पे रिसर्च वर्क कर सको। वैसे हमारी यहाँ की कहावत है कि जो काम नहीं करता उसको बेनिफिट भी नहीं मिलने चाहिए। तो जिमी तुम क्या कहते हो? क्या तुम मैजिकल सोसाइटी के एक मेंबर बनना चाहते हो? डायरेक्टर जिफ्रीड मुझे पता है कि आप हमेशा ही अपने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए बढ़िया से बढ़िया टीचर्स ढूंढना चाहते हो जो कि उनको सही रास्ता दिखा पाए। तो क्यों नाम जिमी को ही फिनिक्स एकेडमी में एक टेम्परेरी इंस्ट्रक्टर बनाते हैं, वो भी पूरे 1 मंथ के लिए। दोनों के दोनों लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। ओफन कहता है बस यहाँ पर किसी भी एल्डर को मेरी बात से दिक्कत नहीं है और जिमी तुम भी घबराना मत क्योंकि डायरेक्टर जिफ्रीड कदम कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। हम लोग देखते थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर जिफ्रीड और जिमी बाहर खड़े होते हैं और जिफ्रीड ओफन को मना करने के लिए चाहता है पर जिमी उसको रोक लेता है। जिफ्रीड कहता है वैसे तुम मुझ में भरोसा रख सकते हो क्योंकि मैं ये स्कूल का डायरेक्टर हूँ। जिमी हंसते हुए कहता है आखिर कौन सा डायरेक्टर है जो कि ओरिएंटेशन सेरेमनी में ही नहीं जाता? वहाँ से कुछ बच्चे भी निकल रहे होते हैं जिनको देखकर जिमी सोच में पड़ जाता है। स्टूडेंट्स हाँ मैंने पास्ट लाइफ में कसम खाई थी कि मैं किसी को भी मैजिक नहीं सिखाऊंगा। हम लोग देखते हैं उसकी पास्ट लाइफ का सीन जहाँ पर वो बच्चों को मैजिक सिखा रहा होता है। वो उनको एक मैजिक ट्रिक सिखाता है जिसको कि सारे बच्चे कर लेते हैं
सिवाय एक को छोड़ के। इसीलिए वो बच्चा निराश हो जाता है और वो रात तक वही करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो नहीं कर पाता। डियाब्लो उसकी मदद करता है, देन वो भी उसको करने में कामयाब हो जाता है। उसके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से उसने ये कसम खाई थी कि वो आज के बाद किसी को भी मैजिक नहीं सिखाएगा। लेकिन इस बार बात अलग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने की बात है, इसीलिए वो इसमें रेडी हो जाता है। हम लोग देखते हैं फिनिक्स एकेडमी के गर्ल्स डॉर्मेट्री का सीन, जहाँ पे एन जिमी के बारे में अपनी एक फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड चौंक जाती है और कहती है, आखिरकार तुम लॉर्ड जिमी को कैसे नहीं पहचान पाई? उनके एमरल्ड कलर के हेयर्स हैं और आईज भी, ये तो एक कॉमन सेंस था। एन बताती है बस इतना ही नहीं, बल्कि वो उनका हाथ पकड़कर एकेडमी के अंदर भी खींच लाई थी। वो लड़की कहती है, काश लॉर्ड जिमी मेरा हाथ पकड़े। एन उससे पूछती है, तुम उसको बार बार लॉर्ड जिमी की बोल रही हो, बल्कि वो एज में हम लोगों से छोटा है। ये बात सुन के वो लड़की एन के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, क्योंकि लॉर्ड जिमी हमारे सुपरस्टार हैं, वो ग्रेटेस्ट मैजिकल प्रोडिजी हैं और गॉड स्पीरो के सेंट भी, और तो और वेल्टन हाउसहोल्ड के वारिस भी। उनकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। एन कहती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो काफी सारे असाइनमेंट्स भी लिखने को पड़े हैं। और वो लोग थोड़ी देर तक ऐसी बातें करती रहती हैं। हम लोग देखते हैं सुबह का सीन एंड हम लोग देखते हैं फिनिक्स एकेडमी के डायरेक्टर असिस्टेंट को, जिसका नाम होता है जैवलिन कटर, जो किसी से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे काफी ज्यादा गर्व हो रहा है कि आप हम लोगों के साथ काम करोगे। एंड ये बंदा होता है जिमी और उसका गेटअप पूरी तरीके से चेंज होता है। वो एक क्लास के अंदर चला जाता है एंड कहता है, मैं हूँ जेमी वेल्टन और मैं आपके एकेडमी में एक टेम्परेरी इंस्ट्रक्टर हूँ। आप सभी लोगों से मिलकर खुशी हुई और आप सबके साथ काम करने में मजा आएगा। वो सब भी जिमी का वेलकम करते हैं और इसी के साथ उसको एक और टाइटल मिल जाता है, जो कि होता है द यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर इन द हिस्ट्री। चारों तरफ उसी की चर्चा होने लगते हैं। तभी जैवलिन उसको कंसल्टेशन रूम में लेके जाता है और उसको यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने लगता है एंड जिमी को बताता है कि उनके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को स्किल के बेस पर काफी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उनको 3 लेवल्स मिलते हैं, एंट्री, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। हर लेवल में 3 क्लासेस हैं, अल्फा, बीटा और गामा। आप एंट्री लेवल की क्लास अल्फा के इंचार्ज होंगे। देन वो जिमी को उसकी पसंद के सब्जेक्ट को चूज करने को कहता है। जिमी सोच रहा होता है, वैसे तो मैं डार्क मैजिक में सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, लेकिन मैं उसको यहाँ पर नहीं सिखा सकता। मुझे लगता है ये बुरा आइडिया नहीं है उस दौर में वापस जाने का जब मैंने डार्क मैजिक को क्रिएट नहीं किया था और तब मैं अलग ही नाम से जाना जाता था, द मेज ऑफ इन्फिनिटी। और वो एक सब्जेक्ट को पिक कर लेता है। जैवलिन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, वैसे आपकी क्लास का टाइम होने वाला है, मिस्टर सिल्वर आपको क्लास में ले जाएंगे। और वो मिस्टर सिल्वर को बुलाने चला जाता है। जिमी बिल्डिंग की हालत को देख रहा होता है, जो कि 500 साल पुरानी होने के बावजूद काफी ज्यादा अच्छी है। तभी वहाँ पर कोई आता है और ये होते हैं इंस्ट्रक्टर्स। डैम, ये लड़की वाइफू मटेरियल है। इसका नाम होता है सोफिया और ये भी एक इंस्ट्रक्टर है। वो कहती है, क्या आप ही लॉर्ड जिमी हैं? और सभी लोग ही उसकी तारीफ करने लगते हैं। मैंने सुना है आप डीमन से भी लड़ चुके हैं और आप गॉड स्पीरो के अपोस्टल के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। आपके बाल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्या हम लोगों का आप ऑटोग्राफ मिल सकता है? जिसकी वजह से जिमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तभी जैवलिन वहाँ पर मिस्टर सिल्वर को ले आते हैं। जैवलिन उससे कहता है, सो मिस्टर सिल्वर मिलिए जिमी से। सिल्वर कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जिमी तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। हम लोग देखते हैं जिमी के आसपास भीड़ हो चुकी होती है। तभी जैवलिन उन लोगों के बीच में आ जाते हैं और सिल्वर जिमी को लेकर चला जाता है। सिल्वर कहता है, शायद से वो टीचर्स अपनी भावनाओं में बह गए थे और वो तो होना जाहिर सी बात है क्योंकि आप इस किंगडम की सेलिब्रिटी हो। देन हम लोगों को दिखाया जाता है एंट्री लेवल के क्लास अल्फा का सीन। क्लास में एक लड़का बैठा होता है, उसका नाम होता है फिनियस। वो एन से कहता है, मैंने सुना है कि तुम कल भी पूरी रात जागी थी। एन कहती है, हाँ, क्योंकि मैं अगले साल तक इंटरमीडिएट लेवल पर जाना चाहती हूँ। फिर एक पॉटर उठाते हुए कहता है, वो सिर्फ तुम नहीं हो जो इंटरमीडिएट लेवल पर जाएगा। एन कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी अफोसिस एक्स लेते हो, क्योंकि बैकी भी ये लेती है। फिर उसको पीने लगता है। देखो पता नहीं ये अफोसिस एक्स है क्या, शायद ये कोई सप्लीमेंट है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, तो इसके बारे में ध्यान रखना, आगे काम आएगा शायद। तभी वहाँ से लेलन निकलने लगता है। लेलन को देखकर एन कहती है, ओए लाल बाल वाले लड़के, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम लोग ऑडिटोरियम में मिले थे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या था? मैं भूल गई। लेलन बताता है, मेरा नाम है लेलन साइमन। वो कहती है, साइमन, तो तुम साइमन हाउसहोल्ड से हो? लेलन खुश होने लगता है। वो सोचता है, हाँ बेटा चलो, मैं तुम लोगों से अलग हूँ, वो भी अपने जन्म से ही। मैं अगले महीने तो एडवांस लेवल पे भी पहुंच जाऊंगा। एन कहती है, ओ तो तुम एल साइमन के बेटे हो, वैसे तुम्हें अगर कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकते हो। लेनिन उससे अनोय होने लगता है। तभी क्लास में मिस्टर सिल्वर आ जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम लोगों से किसी को मिलवाना चाहता हूँ। तभी जिमी अंदर आ जाता है। लेनिन उसको देखकर चौंक जाता है कि क्या ये यहाँ पर फिर आ गया, लेकिन क्यों? सब लोग पर जिमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बालों को तो देखो, वो एमरल्ड कलर के हैं। क्या वो? तभी सिल्वर उसका इंट्रोडक्शन देता है, ये है तुम सभी के टेम्परेरी इंस्ट्रक्टर मिस्टर जिमी वेल्टन। जैसे सारे बच्चों को पता चलता है कि वो लड़का लॉर्ड जिमी है, वो सभी के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और जिमी के ऊपर टूट पड़ते हैं। ओ, आप सच में
लॉर्ड जिमी है, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। तभी जिमी इन सब चीजों से परेशान हो जाता है और अपने साइलेंस स्पेल का यूज करता है। वो कहता है तुम लोग घर में नहीं हो बल्कि एक इंस्टीट्यूट में हो। आखिर तुम लोग ऐसे हुड़दंग कैसे मचा सकते हो? क्या मुझे तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए? तुम लोग एंट्री लेवल के क्लास अल्फा हो और तुम अपने इंस्ट्रक्टर को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेनिन काफी ज्यादा चिढ़ा होता है। रिस्पेक्ट किसको? मुझे पता है वो ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन है। जिमी अपनी बात अभी खत्म नहीं किया होता। वो कहता है मैं तुम लोगों के इस काम से बहुत ही ज्यादा निराश हूँ, लेकिन आज ये मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं तुम लोगों को अपनी गलती सुधारने का चांस दूंगा। तो क्या कोई गैस कर सकता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब लोग गैस करने लगते हैं, लेकिन सभी के सभी ही गलत होते हैं। तभी किसी का हाथ उठता है और ये होती है एन। वो कहती है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप एक रैंक 6 के मेज है, तो आप कोई आम सब्जेक्ट तो लेंगे नहीं। हमारे यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट हैं, थ्योरी ऑफ मैजिकल सील्स एंड एट्रीब्यूट्स, और अभी हम लोग इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है। तो फिर वो सब्जेक्ट जो आप हम लोगों को पढ़ाएंगे वो होना चाहिए मैजिकल सील्स। जिमी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। ये तो वही लड़की है ना जो कि पहले मुझे खींच लाई थी। इसका मान बाकी लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी वो अल्फा क्लास में है। जिमी उसे कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। लेनिन अब उससे भी चिढ़ने लगता है। क्या? जिमी ने उसकी स्किल्स की तारीफ की। आखिर ये लड़की है कौन? तभी सिल्वर बताता है कि होप रूम पीरियड खत्म हो चुका है, इसीलिए अब वो लोगों को चलना चाहिए। हम लोग देखते हैं वो लोग आ जाते हैं मेन ऑफिस में। जिमी प्रोटोकॉल पढ़ने लगता है। आज मेरे सीनियर इंस्ट्रक्टर मुझे काम सिखाने आएंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा, और वो जो भी मैजिकल सील्स का इंचार्ज है वो है कर्नियक एजीर। ये एक रैंक 5 का मेज है और उसने सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीजें लिखी भी हैं, और ये अप्रेंटिस है कैरफियन का। तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और कहती है इस आदमी से बच के रहना क्योंकि ये दूसरों से चलता रहता है, तुम इसके चंगुल में मत फंसना। जिमी कहता है मुझे एडवाइस देने के लिए शुक्रिया। सोफिया कहती है अगर तुम सच में थैंकफुल हो तो मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या? तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है। ओह मुझे पता नहीं था, अगर कोई सेलिब्रिटी टीचर भी होता है तो वो मेन ऑफिस में ऑटोग्राफ सेशन रख सकता है, और यही होता है अजीर। सोफिया कहती है आप गलत समझ रहे हैं। अजीर कहता है अगर ये बात है तो यहाँ से दफा हो जाओ ताकि हम लोग अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकें। जिमी उससे मिलने लगता है। अजीर कहता है मैंने सुना है कि तुम 10 साल के हो और उसके बाद भी तुम स्वॉर्ड और मैजिक दोनों में ही काफी ज्यादा अच्छे हो। मुझे नहीं पता कितना ज्यादा टैलेंटेड होने पर कैसा लगता है, लेकिन तुम एक बात अपने दिमाग में डाल लेना कि यहाँ पर सारी चीजें इजी नहीं होने वाली, और तुम्हें तो तारीफ सुनने की आदत पड़ गई होगी है ना। तो ये बात समझ लो कि आज के बाद तुम्हें यहाँ पे तारीफें भी नहीं मिलेंगी। वो उसके कंधे पर भी हाथ रख देता है। जिमी उसका हाथ हटा तो कहता है हाँ मैं तुम्हारी एडवाइस पर ध्यान दूंगा। देन हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पर जिमी और अजीर क्लास में जा रहे होते हैं। तभी अजीर को देख के एक लड़की चिल्लाती है सब लोग बैठ जाओ, बूगी मैन आने वाला है। अजीर कहता है हैमलिन अगर मैंने वो वर्ड दोबारा तुम्हारे मुंह से सुना तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन जिमी को तो उसकी मौज होते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। नव नोट्स रखते हुए कहता है आज से जीनियस मींस मैजिकल सील सब्जेक्ट का टेम्परेरी इंचार्ज होगा, लेकिन इसके ऐसे प्रोजेक्ट को भी अपना फर्स्ट लेक्चर प्लान करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, इसीलिए मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर होने के नाते इसकी मदद कर रहा हूँ। जिमी कहता है एक सेकंड क्या? मैंने ऐसा कब कहा? वो सभी लोगों को नोट्स पकड़ा देता है और उसमें हेक्साग्राम शीट के बारे में लिखा होता है। जिमी भी देखना चाहता है कि ये बंदा काम कैसे करता है। अजीर सबको बताता है हर मैजिक सील का स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। वो जो हेक्साग्राम सील होती है उसमें सन मून और स्टार्स का सिंबल होता है। स्टार गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करता है। सन वो दुनिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। हर एक सिंबल का एक मीनिंग होता है। अगर तुम लोग इसके आसपास एक सर्कल बनाते हो तो ये सभी सिंबल ही एक यूनिवर्स का पार्ट बन जाएंगे, और इससे बनेगी एक बहुत ही ज्यादा एडवांस मैजिकल सील। तुम्हें जो भी मैजिक इसमें यूज करना है उसके हिसाब से तुम सिंबल को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना इसकी इफेक्टिवनेस इसके सिंबल की पोजीशनिंग के हिसाब से चेंज होती रहती है। तुम जब भी सिंबल की पोजीशनिंग करते हो तुम्हें इसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर तुमने एक बार इसको प्लेस कर दिया तो इसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। स्कॉलर्स ने ये पता लगाने अपने काफी सारे साल बिता दिए कि इसकी सबसे अच्छी पोजीशन क्या है। जिमी कहता है लेकिन उसके बाद भी नहीं पता लगा पाए। अजीर चिढ़ते हुए कहता है तो अगर तुम बता सकते हो? जिमी कहता है बिल्कुल, अगर तुम इसमें ग्रिड लाइंस डालते हो तो हम लोगों की काफी ज्यादा मदद करेंगी। देखो मैंने पहले ग्रिड लाइंस बना ली और उसके बाद में सन को यहाँ पे प्लेस किया और मून को यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल। अजीर कहता है इससे तो मैजिकल सील का शेप बिगड़ जाएगा, और अगर तुम एक बार मैजिकल सील को प्लेस कर देते हो या उसको बना लेते हो तो उसको बदला नहीं जा सकता, या तुम्हें बेसिक तक नहीं पता है। जिमी छुटकी बजाते हुए कहता है कौन कहता है कि मैं इनकी पोजीशन को नहीं बदल सकता? एक बार इसके बारे में सोचो, अगर हम लोग मैजिकल सील के सारे कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह, तो हम बड़े आसानी से अपने मन के हिसाब से इनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
सकते हैं, तुम्हारा जैसा मन करे तुम इनको रीअरेंज कर सकते हो और फिर आखिर में ग्रिड लाइंस को हटा दो और सारे सिंबल्स को एक साथ रख दो और इसी तरीके से तुम सिंबल की पोजीशन को चेंज कर सकते हो वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट किए बिना। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रीलेयरिंग। सब बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैंने ऐसी चीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। एंड भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, वो सोच रही होती है क्या बात है, इसने तो आते आते मैजिकल सील का एक बहुत ही बड़ा मिथ तोड़ दिया। ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो कि पूरे एकेडमिक एसोसिएशन को हिला के रख देगी। एजिल सील को देख रहा होता है, तभी उसके दिमाग में कुछ चमकता है। वो कहता है मेरे पास एक और आइडिया है, अगर मैं मैजिकल सील के साथ कुछ ऐसा करूं तो ये तो 3 डायमेंशन में चेंज हो जाएगी। जिमी सोच रहा होता है इसने सिर्फ और सिर्फ रीलेयरिंग मेथड को देख के ही 3 डायमेंशनल मैजिकल सील के बारे में सोच लिया। ये भी एक जीनियस है, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा आगे जाना है। तभी जिमी एक और कॉन्सेप्ट सामने लाता है और वो मैजिकल सील्स के साथ कुछ करने लगता है। सब लोग उसको देखकर इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और जिमी सारी मैजिकल सील्स को एक में मिलाने लगता है और इससे बनती है मल्टी कंपाउंड मैजिकल सील। ये एक ऐसा मैजिकल पर्सपेक्टिव है जिसको डियाब्लो वॉलपेर ने बनाया था। उसके बाद इसी डियाब्लो वॉलपेर को एक खिताब मिला जो कि है द मेज ऑफ इन्फिनिटी का। जिमी एजिल से कहता है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे सोच रहा होता है मैंने ऐसी चीज के बारे में तो सुना तक नहीं, ये बच्चा तो इनक्रेडिबल है, इसके बारे में कहने के लिए इसकी तारीफ में तो वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे। जिमी कहता है वैसे बच्चों तुमने भी जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए था, तुम्हें रीलेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, अगले लेक्चर से पहले तुम लोग मैजिकल सील को 2 लेयर में अलग करने की प्रैक्टिस करो। लेनन सोच रहा होता है क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, अभी तक ये जो कर रहा था ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और उसके बाद वो ये कह रहा है कि ये सब मजे के लिए था। जिमी सोच रहा होता है मैं इन बच्चों से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक बच्चा तो है जिससे मैं उम्मीद रख सकता हूँ और ये होती है एन। देन वो यहाँ से चला जाता है। सब लोग जिमी के बारे में बात कर रहे होते हैं और लेनन सील को सेपरेट करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बगल में जो लड़की बैठी होती है वो चौंक जाती है, लेनन तुमने ये कर दिया, मैंने देखा इसके सिंबल थोड़े बहुत अलग हो रहे थे। लेनन उसको चुप कराता है और वो सोच रहा होता है मैं अभी भी इसमें परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। तभी उसकी नजर जाती है एन पे, क्योंकि वो मल्टी कंपाउंड सील को समन करने की कोशिश कर रही होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने रीलेयरिंग मेथड को मास्टर कर लिया है? तभी वो एन के पास जाता है और वो उसको बुलाता है, बट तभी एन का काम बिगड़ जाता है और वो मल्टी कंपाउंड सील को समन नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में सीधा उठ जाती है और उसके उठने की वजह से लेनन का मुंह फूट जाता है और वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जिमी के पास चली जाती है। लेनन अंदर से टूट जाता है कि क्या उसने मुझे सामने से इग्नोर कर दिया। हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि हॉलवे में होता है। जब एजे से पूछता है वैसे मिस्टर जिमी ने आज कैसा किया? एजिल कहता है काफी अच्छा किया। जिमी ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि एजिल उसकी तारीफ करेगा। जेवलिन हंसते हुए कहता है तुम्हारे मुंह से किसी के लिए तारीफ सुनना तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। एजिल वहाँ से निकलने लगता है और जेवलिन भी उसके पीछे जाने लगता है और वहाँ पर जिमी अकेले ही बसता है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर एन आ जाती है और एन के पीछे लेनन भी आ जाता है। जिमी पूछता है क्या हुआ? एन बताती है वो जो आपने हम लोगों को दिखाया था मैं उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी मैं इन दोनों चीज को मिलाती हूँ तो मैं हर बार किसी न किसी वजह से फेल हो जाती हूँ। जिमी बताता है ये जो पहली सील का मून है ये दूसरी मैजिकल सील के मून से कोलाइड कर रहा है, अगर तुम एक मून हटा देती हो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। एन ऐसा ही करने लगती है और उस सील को कंबाइन करने में कामयाब हो जाती है। दोनों लोग ये चीज देखकर चौंक जाते हैं। लेनन एन से कहता है तुमने ये सब कुछ कैसे किया? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये कैसे कर पा रही हो। एन कहती है जो भी मिस्टर जिमी ने क्लास में हम लोगों को दिखाया था मैं सिर्फ और सिर्फ उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेनन कहता है क्या तुम उसको रेप्लिकेट कर रही हो? वो भी सिर्फ देख के। जिमी सोच रहा होता है हालांकि ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देख के ही मल्टी कंपाउंड सील को रेप्लिकेट कर पाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी सोसाइटी में इसके टैलेंट के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया? मुझे इसके बारे में जिफ्रेड से बात करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं डायरेक्टर ऑफिस का सीन, जहाँ पर जिफ्रेड से मिलने के लिए जिमी आया होता है। वो देखता है जिफ्रेड के पास काफी सारे एऑन के फ्रैगमेंट्स पड़े होते हैं। वो उससे पूछता है आखिर इनका काम क्या है? जिफ्रेड कहता है मैं अभी भी सोच ही रहा हूँ। सो अच्छा बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या खींच लाया? जिमी कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देन वो उसको वही सब दिखाता है जो कि उसने क्लास में लेक्चर में दिखाया था। जिफ्रेड जैसे वो चीज को देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि ऐसी चीज उसने भी अभी तक नहीं देखी थी। जिमी कहता है देखो मैं घमंडी नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है जिनको स्टूडेंट्स तो काफी मुश्किल में ही सीख पाएंगे और वो भी बहुत ही ज्यादा कम होंगे। लेकिन एन मेयर उसने इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखा और एक ही बार देखने के बावजूद वो उसको रेप्लिकेट करने में सक्सेसफुल हो पाई, बल्कि मैंने इस कॉन्सेप्ट की डिटेल्स किसी को भी नहीं बताए थे। उसके पास बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है कि वो एक स्कॉलर भी बन सकती है, लेकिन उसको किसी ने बनाया क्यों नहीं? जिफ्रेड कहता है ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि उसकी इंटेलिजेंस के लेवल ही अलग है, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल स्पेल कास्ट करने की तो वो उसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने उसको समझाया था कि वो मैजिकल स्कॉलर बनने के पाथ में चले, बल्कि मेज में
नहीं, लेकिन वो फिर भी मिस बनना चाहती है। वो एक ऐसे इंसान के अंडर में पढ़ना चाहती है जो कि उसको आर्क मिस बनने में मदद करे। लेकिन पूरी पूरी मैच का सोसाइटी में ही उसको कोई भी अपना अप्रेंटिस नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल मैजिकल पोटेंशियल नहीं है। मुझे भी पता है ये काफी ज्यादा खराब बात है, लेकिन पूरी पूरी मैच का सोसाइटी को रॉयल कोड फंड करता है और वो ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जिसमें उनको गारंटीड रिटर्न नहीं मिले। जिमी कहता है मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। वो वहाँ से जाने लगता है, बट सिगफ्रीड कहता है वैसे अगर आपको उसकी इतनी ज्यादा चिंता है तो आप उसको अपना अप्रेंटिस क्यों ही नहीं बना लेते। ओल्ड अप्रेंटिस यंगर मास्टर, ये कितनी ज्यादा अच्छी स्टोरी बनेगी। बट जिमी वहाँ से चला जाता है। वो शांति में खड़े होकर इस बारे में सोच रहा होता है। एक दिन ऐसा था जब मैंने अपने सारे अप्रेंटिस खो दिए थे। फिर मैंने इस लड़ाई को बिना किसी की मदद के अपने ही दम पे खत्म करने का डिसीजन लिया और उसके बाद से मैंने किसी पर भी भरोसा नहीं किया। मैं अब वो गलती को नहीं दोहरा सकता हूँ जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में की थी। एन एक ब्राइट गर्ल है, मुझे पता है उसको कभी न कभी तो रियलाइज हो ही जाएगा कि कौन सा पाथ उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ये एक वीक बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस एरिना का सीन, जहाँ पर सभी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा होता है। सिल्वर कहता है क्लास बीटा के स्टूडेंट्स ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बढ़िया करोगे। फिलियन कह रहा होता है मेरे ख्याल से वो एरविंग की बात कर रहे हैं। एन कहती है क्या एरविंग, लेकिन वो तो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा बेकार था, है ना। बैकी ने मुझे तो यही बताया था। फिलियन कहता है अब वो चीजें बदल चुकी हैं। इस बार एरविंग के स्कोर पूरी क्लास में सबसे ज्यादा थे। तभी सिल्वर कहता है लेनन तुम्हारी बारी सबसे पहले है। लेनन मैदान में उतर आता है और मैजिक से एक बो बनाता है। देन वो उसको शूट कर देता है। उसका अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जो कि जैसे अपने टारगेट पे लगता है उसका इम्पैक्ट चारों तरफ फैल जाता है और उसके अटैक का पावर होता है 2199। ये चीज देखकर सिल्वर चौंक जाता है। क्या इतना पावरफुल स्पेल, इससे तो टारगेट ही टूट जाएगा। सब लोग भी उसकी पावर देखकर चौंक जाते हैं। एन ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना स्कोर कभी नहीं देखा। लेकिन एन की तरफ देख के सोच रहा होता है मुझे नहीं पता, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये लड़की कितनी ज्यादा क्लूलेस है। इसने अभी तक ये चीज रियलाइज नहीं किया कि इस लड़की की इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। सिल्वर कहता है पहला टारगेट टूट चुका है तो अब मुझे दूसरा टारगेट लगाना पड़ेगा। देन वो उसको लगा देता है। तभी फिलियन आगे आता है। वो कहता है अब मेरी बारी है, सब लोग ध्यान से देखो। मैंने आज सुबह ही अपोसिस एक्स की पूरी पूरी बॉटल खत्म की थी, तो अब मैं पक्का कुछ ना कुछ कमाल तो करूंगा ही। देन वो अपने अटैक को चार्ज कर लेता है और जब वो उसको फायर कर रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीब हो रहा होता है, जिसको एन भी नोटिस करती है। एक सेकंड, क्या अभी उसकी आंखों के साथ क्या कुछ हुआ। देन वो अटैक को फायर कर देता है और उसका पावर लेवल होता है 860। उसने पिछले साल के कंपैरिजन में 700 पॉइंट ज्यादा स्कोर किया होता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एन उसकी आंखों के बारे में सोच रही होती है, बट वो उसको इग्नोर कर देती है। और अब बारी होती है एन की। एन भी अपने अटैक को चार्ज करने लगती है और उसको डर लग रहा होता है कि रिजल्ट क्या आएगा, बट देन वो हिम्मत जुटाती है और अटैक को फायर कर देती है। बट उसके पॉइंट होते हैं 247, जो कि पिछले साल के बराबर होते हैं। देन हम लोग देखते हैं मेन ऑफिस का सीन, जहाँ पर जिम्मी के साथ जेवलिन भी खड़ा होता है। वो उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम एक इंस्ट्रक्टर की लाइफ में इतने ज्यादा घुल मिल गए हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। जिम्मी देखता है उसकी रिंग चमक रही होती है। जेवलिन वहाँ से निकलते हुए कहता है सॉरी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मुझे थर्ड एल्डर ने समन किया है। वो यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है। जिम्मी सोच रहा होता है क्या थर्ड एल्डर, वही जल कुकड़ा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा बंदा एजुकेशन बोर्ड को लीड कर रहा है। तभी उसके बगल से एक लड़का निकलता है जो कि अपने लेसन्स को बड़बड़ा रहा होता है, जैसे रट्टा नहीं मारते हैं। हाँ बिल्कुल वैसा ही। जिम्मी सोच रहा होता है ये तो बीटा क्लास का एरविंग है ना। ये बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा है, शायद से वो पढ़ाई की वजह से काफी दिनों से अच्छे से सोया नहीं है, लेकिन उसको मेहनत की भी जरूरत है। अगर वो मैजिक के साथ कीप अप नहीं करेगा तो उसे ड्रॉप लेके दूसरा पाथ चुनना पड़ेगा। वैसे मुझे इससे क्या मतलब। तो हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के ऑफिस को, जहाँ पे जेवलिन गेट खटखटाता है और उसके अंदर से निकलता है एजिल। जेवलिन उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बट एजिल उसके बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है उसके पेपर्स के बीच में से एक फोटो निकलती है और वो होती है एन की। एक सेकंड, क्या एन की फोटो इसके पास क्या कर रही है। हम लोग देखते हैं एन को, जो कि अपने ऊपर काफी ज्यादा निराश होती है। वो बस यही सोच रही होती है सब लोगों ने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर की है, लेकिन मुझे छोड़कर मैं प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बल्कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत भी की थी, शायद से मैं ये कभी भी नहीं कर पाऊंगी। क्या मुझे वो सप्लीमेंट पी लेना चाहिए जो कि फिनियस ने मुझे ऑफर किया था। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है, जो कि एन की शक्ल देख सोच रहा होता है आखिर इतना गंदा मुंह क्यों बना रही है, इसके साथ चल क्या रहा है। जो भी हो मुझे इससे क्या मतलब, मेरे पास तो काम है। तभी एन उसको देख लेती है, इसीलिए जिमी को वहाँ पर रुकना पड़ता है। वो उसे पूछता है
क्या तुम ठीक हो? वो उसको बताती है कि उसने आज माना अमाउंट एग्जाम दिया था और वो पिछले साल से बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई है। उसका स्कोर अभी भी 247 का 247 ही है। जी मजबूरी में ही उसकी बातें सुन रहा होता है। वो सोच रहा होता है या 247, ये तो मैजिक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अन कहती है लेकिन मैं इसके बावजूद हार नहीं मानूंगी, मैं एक आर्क में जरूर बनूंगी और मैं अपने हाउस को वो ग्लोरी वापस दिलाऊंगी जो उसके पास पहले हुआ करती थी। जिमी उसको देखकर सोच रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, शायद मेरा ये डिसीजन भी पिछली लाइफ के तरीके खराब रिजल्ट लाए, बट ये भी एक चांस डिजर्व करती है। वो वहां से जाते हुए कहता है अगर तुम सच में सीरियस हो तो कल मेन ऑफिस में आ जाना। एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।